और हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा युवा पे फोकस है। उसके बाद फिर हमने किसानों के लिए और महिलाओं के लिए सोचा। पहला हमारा फोकस ये है कि बाढ़ के बच्चे पढ़े लिखे, तो हम उनका ब्रिज बनेंगे, जिस ब्रिज में हम उनको ट्रेनिंग देंगे कि काम क्या करना। तो ये हम आपको वहाँ वर्कशॉप लगाएंगे हर एक 3 महीने में, वहाँ के किसानों को इन्वाइट करेंगे। नमस्कार, मैं प्रशांत और आप देखना शुरू कर चुके हैं द एच डी। देखिए, इस साल बिहार में चुनाव है और हमारा खास कार्यक्रम का शुरुआत हो चुका है। हम भी हैं मैदान में, अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जो प्रत्याशी तैयारी में लगे हुए हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि वो किस आधार पे अपनी दावेदारी को पेश कर रहे हैं, क्या कुछ संदेश लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं ताकि जनाधार उनकी तरफ शिफ्ट हो। इसी खास एपिसोड में आज हमारे साथ रवि रंजन जी हैं, बाढ़ से तैयारी कर रहे हैं। जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका एच डी न्यूज़ में। धन्यवाद आपका। इस बार बाढ़ से तैयारी कर रहे हैं, आप पहले भी चुनावी मैदान में रह चुके हैं। हम इस बार की तैयारी पर आएंगे, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे राजनीति में आना कैसे हुआ, आपका इंटरेस्ट कैसे जगा था? देखिए, हमारी पढ़ाई दिल्ली यूनिवर्सिटी हिंदू कॉलेज से हुई। मैं पहला चुनाव वहीं लड़ा था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में हिंदू कॉलेज में मैं अपने कॉलेज का प्रेसिडेंट था। ऐसे वहाँ प्राइम मिनिस्टर होता है, आपके समझने के लिए हमने प्रेसिडेंट आप बताया। समझ सकते हैं अलग अलग पद का नाम हाँ, है। वहाँ पद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के लिए जगह प्राइम मिनिस्टर ही यूज़ होता है। तो मैं वहाँ प्राइम मिनिस्टर हुआ और वहाँ भी हमने एक इतिहास बनाया था। फर्स्ट ऐसा आदमी था जो हॉस्टल में नहीं रहते हुए चुनाव जीता था। पिछले 70 वर्ष के इतिहास में ये पहली बार हुआ था कि कोई हॉस्टलर नहीं है और वो चुनाव जीता था। तो राजनीति वहीं से आई। फिर ज़िंदगी की भाग दौड़ में हम लोग लग गए काम करने में, चूँकि लोअर मिडिल क्लास फैमिली से थे, ताकि पहले कोई बिज़नेस इस्टेब्लिश कर लें, चीज़ों को अच्छी जगह पहुंच जाए पहले। उसके बाद 2020 में हम चुनाव लड़े, बिहार विधान परिषद का स्नातक चुनाव लड़े पटना निर्वाचन क्षेत्र से। और इसमें क्या होता है कि ग्रेजुएट्स वोट करते हैं और पटना स्नातक क्षेत्र में 3 ज़िला आता है, पटना, नालंदा, नवादा। तो यहाँ के जो ग्रेजुएट्स होते हैं वो वोट करते हैं। हमने लोगों को परसुएड करके लगभग 40,000 वोट बनवाए और आज तक के इतिहास में 68-70 हज़ार ही वोट टोटल बनता था। पहली बार था 2020 में जब 1,22,000 वोटर बने। और ये 40,000 जो वोटर बनाया हम लोगों ने, हम निर्दलीय उस समय चुनाव लड़े थे। पटना, नालंदा, नवादा में लगभग 250 सभा किया। आज तक जो ऐसा हुआ कि जो एमएलसी का चुनाव होता है, इस चुनाव में कोई बहुत फील्ड में लोग मूव नहीं करते हैं। एक नया माहौल उस वक्त बना था, वो खबरों में भी हम लोगों ने ड्राइंग देखा। ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स होता था इसमें, लेकिन हम इसको रोड पर लाए, युवा बहुत जागृत हुए और युवाओं को हमने यही समझाया कि भाई देखो, ऐसा है कि जब तुम्हारा ये चुनाव है, तुम्हारा ये रिप्रेजेंटेटिव चुन कर जाता है, तो तुम ऐसे रिप्रेजेंटेटिव को चुनो जो तुम्हारी समस्याओं को सदन में उठाए, तार्किक ढंग से लोगों को कन्विंस करो और तुम्हारे लिए कोई कार्यक्रम लेकर आए सदन से। और युवा एकत्रित भी हुए और जोर शोर से लोगों ने तैयारी किया। बट हमारा चुनाव कोरोना में फंस गया। मार्च 2020 में चुनाव होना था और 22 में कोरोना आ गया, उसमें टल गया हमारा चुनाव। और वो चुनाव टल कर आ गया विधानसभा के समय। और विधानसभा और हमारे चुनाव में मात्र 5 दिन का अंतर था। और उस 5 दिन के अंतर में जो है माहौल थोड़ा बदल गया, क्योंकि उस समय आ गया कि वो सरकार आ रही है, उनकी तेजस्वी यादव की सरकार आ रही है। और उससे चुनाव का जो समीकरण बदला, वोट पे इम्पैक्ट पड़ गया। हाँ, और उस समीकरण के बदलने के बाद भी हम कुल 8,642 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस का और 3,500 वोट सेकंड प्रेफरेंस का लाए, 12,000 ग्रेजुएट का वोट लाए और मात्र 4,000 से हम चुनाव हारे। उसी समय बाढ़ से एक लगाव भी हो गया था, बाढ़ अनुमंडल के हम रहने वाले भी हैं। और हुआ कि भाई अगली तैयारी क्या होनी चाहिए, तो अगली तैयारी बाहर विधानसभा की होनी चाहिए। और हम सभी युवा उस समय एकत्रित होकर काम करना शुरू किया और आज बाढ़ विधानसभा की तैयारी पे। ये तो हुई आपकी कॉलेज और राजनीति की प्रारंभिक शिक्षा जो है वो कहाँ पे हुआ, बाढ़ अनुमंडल में कहाँ के रहने वाले हैं? देखिए, हमारी प्रारंभिक शिक्षा जो, मेरे पिताजी बैंक में नौकरी करते थे, भूमि विकास बैंक में जॉब में थे वो। तो जहाँ जहाँ उनका ट्रांसफ़र हुआ वहीं वहीं हमारी पढ़ाई हुई। पहले वो समस्तीपुर में थे, तो हमारी जो बचपन की पढ़ाई है वो समस्तीपुर सेंट मेरी स्कूल से हुई। फिर धनबाद हम लोग आए, तो धनबाद में 2 स्कूल, डिनोबली स्कूल से भी हम पढ़े और इम्पेरियल स्कूल है वहाँ से भी पढ़ाई हुई हमारी। मैट्रिक देते समय हम जो है, तब तक मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र मुजफ्फरपुर हो गया था, तो वहाँ सेंट जेवियर्स स्कूल था, वहाँ से हमारा 10th हुआ है। इंटर जो है हम पटना से किए और ग्रेजुएशन हम दिल्ली यूनिवर्सिटी से वहाँ किए। और हम बाढ़ अनुमंडल के बख्तियारपुर प्रखंड के रुकनपुरा गांव के रहने वाले। आपका लगाव आपने बताया बाढ़ से है, ऐसा क्या दिखा बाढ़ में
क्योंकि बाढ़ अनुमंडल में अगर बात करें तो बख्तियारपुर विधानसभा क्षेत्र भी आ जाता है। बाढ़ को क्यों चुना आपने? अब बख्तियारपुर के आप बता रहे रहने वाले। जी, एक्चुअली है क्या कि बाढ़ अनुमंडल के हम रहने वाले हैं, और कोई भी आदमी जब चुनाव लड़ता है तो उसका प्रयास ये रहता है कि अपने क्षेत्र से ही वो चुनाव लड़े। बाढ़ अनुमंडल में जो हमारा ये है, जो संपर्क बना, जो पिछले विधान परिषद में हमारा संपर्क बना, वो बहुत मजबूत बना था उस विधानसभा में। और चूंकि हमारी टीम वहाँ ऑलरेडी काम कर रही थी और मजबूत संपर्क में हम लोग थे, तो हम लोगों ने बाढ़ को चुना। बख्तियारपुर से ज़्यादा मेहनत हमने एमएलसी में बाढ़ में किया था, तो हमारी टीम भी वहाँ ज़्यादा मजबूत है, इसलिए बाढ़ चुना। बाढ़ से जब चुनाव किए हैं तो जाहिर सी बात है लंबे समय से काम भी कर रहे हैं। क्षेत्र के वो कौन से मुद्दे होंगे जिनको लेकर आप जाने वाले हैं लोगों के बीच? देखिए, हम सबसे पहले तो युवाओं को लेकर ही आगे बढ़े थे, तो हमारा जितना भी मुद्दा है युवाओं से ही जुड़ा हुआ है। पहले भी जब हम ग्रेजुएट कंस्टिट्यूंसी का चुनाव लड़े तो युवाओं का ही चुनाव था, और हमारा जो फोकस है वो ज़्यादा युवा पे फोकस है। उसके बाद फिर हमने किसानों के लिए और महिलाओं के लिए सोचा हुआ है। जो हमारे युवाओं का फोकस है, देखिए कोई भी जो युवा है या जो लड़का है और अपने जीवन में कुछ करना चाहता है, तो पढ़ना लिखना चाहता है। और पढ़ने लिखने में हडल क्या आता है? पढ़ने लिखने में हडल ये आता है कि उसके पिताजी चूँकि गरीब होते हैं, पैसा नहीं होता है, तो पढ़ाई लिखाई का मटेरियल उपलब्ध नहीं करा पाते उसको। जैसे बुक है, मैगज़ीन है, पेपर है, तो वो चीज़ें उपलब्ध नहीं पाने की वजह से, प्लस जगह जहाँ वो पढ़ सके। गांव का माहौल मान लीजिए हो सकता है पढ़ने लायक ना हो, लाइट ना रहती हो, या गांव में कई तरह की समस्याएं भी रहती हैं, पिताजी के सामने नज़र पे हैं तो आपको खेती करने भी भेज सकते हैं वो, तो आप वहाँ डिस्ट्रैक्ट होते हैं। तो मेरा सबसे पहला जो एजेंडा है वो यही है कि हम जो बाढ़ विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, इसमें अथमलगोला, बेलछी और बाढ़ प्रखंड आता है, और पंडारक का 4 पंचायत इसमें आता है। तो पहला तो यही है कि हम चारों पंचायत में एक बड़ी लाइब्रेरी का निर्माण कराएं, जिस लाइब्रेरी में किताबें आपकी 10th से लेकर 10th +2 की बुक्स जो आपकी एनसीईआरटी की है वो उपलब्ध रहे। इवन सीबीएसई की, अगर कोई सीबीएसई में बच्चा पढ़ रहा है तो वो उपलब्ध रहे। सिपाही भर्ती से लेकर कलेक्टर भर्ती तक की किताबें उपलब्ध रहें वहाँ। 5 वहाँ मैगजीन आए और 5 अखबार आए, जिससे कि आपका करंट अफेयर्स ठीक हो सके। अब है क्या कि जब आप लाइब्रेरी बनाएंगे तो वहाँ जो बच्चे पढ़ने जाएंगे, वो कोई भी इस तरह का बच्चा नहीं जाएगा जो समाज से तिरस्कृत है। वहाँ जो भी पढ़ने वाला लड़का है वो जाएगा। और जब पढ़ने वाले लड़के एक जगह जुटेंगे और पढ़ेंगे तो आपस में डिस्कशन करेंगे तो उनके बौद्धिक क्षमता का विकास होगा, और जब बौद्धिक क्षमता का विकास होगा तो नौकरी में जहाँ 100 में 2 लोगों की नौकरी हो रही थी, निश्चितन 100 में 5 लोगों की नौकरियाँ होने लगेगी। तो पहला हमारा फोकस ये है कि बाढ़ के बच्चे पढ़े लिखें। मान लीजिए कि पढ़ाई क्या, हर एक आदमी का किस्मत एक जैसा नहीं होता, और पढ़ने के बाद भी उसका कुछ नहीं हो पाया अपने जीवन में, तो वैसे केस में कई लोग ऐसे होते हैं जो शरीर से मजबूत होते हैं, खेलने कूदने में ये रहते हैं। तो हमारा है कि चारों प्रखंड में एक फिजिकल ट्रेनर डालें, जो वहाँ लोगों को सेना भर्ती के लिए, सिपाही भर्ती के लिए तैयार करे। इवन जो कहीं कोई दरोगा में निकल गए तो उनकी भी तैयारी वो कराए, और वो जो है फिज़िकली फिट होकर सेना में जाएं, सिपाही भर्ती में वो अपने आप को पास करें, और नहीं तो दरोगा का अगर उनका निकला हुआ है तो उसमें जाएं। तो ये मेरा दूसरा एजेंडा है। तीसरा एजेंडा है कि आप पढ़े लिखें, कुछ नहीं हुआ, शरीर से भी आप इतने स्ट्रांग नहीं हैं जिससे कि आप सेना की भर्ती में जा सकें, तो फिर कैसे रोज़गार कर सकें। अब रोज़गार में जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये आती है कि पैसे कहाँ से आएंगे और काम क्या करना है। हम पिछले 25 साल से रोज़गार ही कर रहे हैं, तो जो हमने एक्सपीरियंस लिया वही एक्सपीरियंस हम उनको शेयर करेंगे। अब ये एक्सपीरियंस क्या है, काम क्या करना है, सोचेंगे वो, मार्गदर्शन हम देंगे। और पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे बैंक से कैसे मिलें, और वो बैंक से पैसा मिलने में होता क्या है कि आम आदमी को पता नहीं होता है कि बैंक के हिसाब से हम पेपर कैसे बनाएं। बैंक पैसा देने के लिए वहाँ बैठा हुआ है, लेकिन इशू क्या है कि हमारे बच्चों को जानकारी नहीं है, और वो जब ऐसे बिना जानकारी के बैंक में जाते हैं तो बैंक को भी एक डर हो जाता है कि भाई ये पैसा डूब जाएगा, और वो उनको पैसा नहीं देते हैं। तो हम उनका ब्रिज बनेंगे, जिस ब्रिज में हम उनको ट्रेनिंग देंगे कि काम क्या करना, और बैंक के हिसाब से कैसे पेपर बनाओ कि तुमको रोज़गार के लिए पैसे मिल सकें और अपने आप को खड़ा कर पाओ। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको गिरवी रखने के लिए कोई चीज़ नहीं है, तो गिरवी रखने के लिए अगर कोई चीज़ नहीं है तो वैसे केस में सरकार की कई स्कीम है जिनकी जानकारी लोगों की नहीं है। जैसे मुद्रा लोन है, मुद्रा लोन 10 लाख रुपए तक में बगैर किसी भी कोलेट्रल के आपको ये मुद्रा लोन मिलता है, कोई चीज़ आपको बंधक नहीं रखना है। सीजीटीएस कार्यक्रम है, इसमें जो है आप कोई भी निर्माण का काम करते हैं तो बिना गारंटी, बिना कोई कोलेट्रल रखे हुए, कोई भी आपको बंधक नहीं रखना है, कुछ आपको सरकार पैसे देती है। स्वनिधि योजना है, वैसे गरीब लोगों के लिए जो ठेला खोमचा या ये लगाना चाहते हैं उसमें 10,000 रुपये, अच्छा काम करेंगे तो 20,000 रुपये, उससे और अच्छा काम करेंगे तो और
30,000 रुपया, टोटल 30,000 रुपया मिलता है। स्कीम्स हैं, लोगों को जानकारी नहीं, हमारा काम यही है कि हम उनको जानकारी दें और उनको बैंक से लाइन अप करा के उनको लोन कराएं। तो पहला फोकस हमारा युवा ही है, जिस पे हमारा काम करना। अब आइए किसानों पे। हमारा कृषि प्रधान देश है और हमारे बाढ़ में भी कृषक लोग हैं। यहाँ समस्या क्या है कि किसान, ठीक है ज़मीन है, किसान खेती कर रहे हैं, परंपरागत खेती चली आ रही है, बट उसी खेती में किस तरह से उपज को बढ़ाया जाए, कौन सा उपज किया जाए जिससे कि उनका इनकम बढ़ जाए। मान लीजिए कि अगर हम धान लगाते हैं और एक बीघा में हम 12-15 हज़ार रुपया कमा लेते हैं साल में धान लगा कर, तो हम कौन सा ऐसा खेती करें जिससे कि हम जो 15,000 कमाते थे 18,000 कैसे कमाने लगे। तो ये हम आपका वहाँ वर्कशॉप लगाएंगे हर एक 3 महीने पे। वहाँ के किसानों को इनवाइट करेंगे, उनको बताएंगे कि कौन सा खाद लगाइए, कौन सा बीज लगाइए, कौन सी खेती कीजिए, जिससे कि आपका उसी ज़मीन पे आपका इनकम कैसे बढ़ सके। ये हुआ किसानों के लिए। अब मातृशक्ति के लिए क्या है कि जो हमारी महिलाएं हैं, पुरुषों पे डिपेंडेंट हैं, उनका प्रॉब्लम यह है कि उनकी कोई अपनी ज़रूरत जो है कई बार पुरुष नज़रअंदाज कर देते हैं और पूरा नहीं हो पाता है। तो वैसे केस में इन महिलाओं को जोड़कर, गवर्नमेंट की स्कीम से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जोड़कर उनसे कोई ऐसा काम कराना जो वो नाश्ता बनाने के बाद और खाना बनाने के बीच में, या खाना बनाने के बाद जो उनके पास समय बचता है, कि कैसे वो कुछ काम करें जिससे कि कोई ऐसा उत्पादन जिसको बेच के या जिसके लिए काम करके उनको 300-400 रुपया रोज़ का इनकम हो जाए। तो ये प्लान है हमारा, यही 3 प्लान है जिस पे हम आगे चल रहे हैं। आपके क्षेत्र में ग्रामीण इलाका हम घूमे हैं, आपके क्षेत्र में बहुत बड़ा इलाका है जो ग्रामीण इलाका है, कुछ दियारा क्षेत्र भी है। तो अभी आप चूँकि फील्ड में घूमे हैं वहाँ पे, तो कुछ ऐसा लगता है बुनियादी जो ढाँचा है उसमें अभी भी कुछ काम करने का ज़रूरत है, दियारा क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र जो है वहाँ? देखिए, ये जो डेवलपमेंट है ना, एक सतत प्रक्रिया है। अगर आप आज से 25 साल पहले जो बाढ़ आपने देखा होगा और आज देखा होगा तो बहुत बदलाव है। पहले बिजली नहीं थी, आज बिजली घर घर पहुंची हुई है। पहले रोड नहीं था, आज रोड घर घर पहुंचा हुआ। पहले गली जो है ढला हुआ नहीं रहता था, आज ढला हुआ है। तो ये जो प्रक्रिया है ये आगे भी बढ़ती रहेगी। आज देखिए वहाँ हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, कई ऐसे रोड हैं जिनका डेवलपमेंट हो रहा है। बिलछी का इलाका देखिए, पहले डूबा हुआ रहता था, आज देखिए वहाँ बहुत अच्छी सड़कें बनी हुई। सरकार काम कर रही है, काम का कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ, ये ज़रूर है कि हर एक दिन कुछ नया करने की भी ज़रूरत है। आज हमारे यहाँ टेक्निकल कॉलेजेस की कमी है जिसको बढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारा समाज तभी बदलेगा जब हमारी शिक्षा जो है अच्छी होगी, और शिक्षा तभी अच्छी होगी जब हम इंफ्रास्ट्रक्चर दे पाएंगे। हम लाइब्रेरी दे सकते हैं बट हम कॉलेज नहीं बना सकते, हम वहाँ कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं ला सकते। तो ये धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, आ भी रहा है। आईटीआई अभी बना है हमारे यहाँ। बाढ़ जो है वो एक ज़िला का ही रूप है। अगर वहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज आए, कल को कभी मेडिकल कॉलेज वहाँ आए, तो वहाँ के बच्चों को अपने यहाँ पढ़ने की सुविधा मिलेगी और वो अच्छा करेंगे। वहाँ एक बहुत पुराना मुद्दा है, आपको पता है बाढ़ जो अनुमंडल भी बहुत पुराना है, और उसको लेकर मैं जब बच्चा भी था, मैं जब पेपर वगैरह पढ़ता था या टीवी वगैरह में वहाँ के नेता लोग का इंटरव्यू देखता था, तो हर चुनावी साल जब वहाँ आता है तो वहाँ पर उसको जिला बनाने का जो मुद्दा है उसको हर साल उठाया जाता है। इसको लेकर आपका क्या सोचना है? देखिए, पटना ज़िला बहुत बड़ा ज़िला है और प्रशासनिक दृष्टिकोण से इसको जो है बांटना ही चाहिए और बाढ़ को ज़िला बनाना चाहिए। तो बहुत पहले हमने भी सुना था कि एक दिन के लिए ज़िला हुआ था। हमारा ये प्रयास होगा कि जब सभी लोगों का समर्थन मिले और हम जो है सदन में लोगों को ये समझा पाए। सदन में कई बार ये बातें उठती भी हैं बट अभी तक वो फलीभूत नहीं हो पाई हैं। तो हमारा ये ज़रूर प्रयास होगा कि हम पहले ही टर्म में बाढ़ को ज़िला बनाने का अथक प्रयास करके इसको ज़िला बनाएं। आप कोशिश करेंगे जिला बनाने की? निश्चितन बनाएं, कोशिश नहीं करेंगे, मैं बनाऊंगा तभी अगला इलेक्शन में लेकिन ये लड़ूंगा। बात जो है वर्तमान सिटिंग विधायक जो है वहाँ के, वो भी हर चुनाव में करते हैं, 4 वर्ष विधायक भी हैं इस वादा के साथ। देखिए, वो कहते हैं, उनके हाथ में भी नहीं है कि वो ज़िला बना सकें। हाँ, ये ज़रूर है कि वो अगर दिल से प्रयास किए होते और सदन में इन बातों को गहराई से और तरीके से उठाए होते तो ये ज़िला बनता। उनके हाथ में नहीं है बट उनका प्रयास अगर सार्थक तभी होता जब उनका प्रयास जो है सही ढंग से होता। आखिरी सवाल, आप तैयारी वहाँ से कर रहे हैं, आपके पास चहुमुखी विकास का पूरा आइडिया है, प्लानिंग है आपके पास। कुछ समय पहले आप, अभी कुछ समय क्या है, मतलब सप्ताह भर भी नहीं बीता है, एक बीजेपी का बड़ा मंच था, वहाँ पर आप नजर आए थे। तो तैयारी किस पार्टी के लिए चल रही है आपकी? देखिए, हम भारतीय जनता पार्टी के ही मेंबर हैं और भारतीय जनता पार्टी में अभी जब सदस्यता अभियान चल रहा था तो 25 अक्टूबर को हम पार्टी ज्वाइन किए थे और मात्र 5 दिनों में 10,000 मेंबर हमने बनाया था भारतीय जनता पार्टी का, जो भारत में सबसे तेज़ मेंबर हो सकता है। मेरे से ज़्यादा कई लोगों ने भारत में बनाया होगा मत, लेकिन 5 दिनों में, मात्र 5 दिनों में 10,000 मेंबर बनाना, ये रिकॉर्ड हमारे ही साथ जुड़ा हुआ है। और
भाजपा के सेवक हम शुरू से रहे हैं। हम एबीवीपी से ही चुनाव कॉलेज में भी लड़े थे और वो बचपन से कमल के अलावा कुछ दिखा ही नहीं है, हमारे जीवन में कुछ दिखा नहीं है। और जो अगला हमारी जो तैयारी, जैसा आपने बताया कि हम एक कार्यक्रम में दिखे थे, वो भी कार्यक्रम भाजपा का ही कार्यक्रम था और जिसमें महाराणा प्रताप और इनका भामाशाह का जो है जयंती मनाया जा रहा था। तो हम भाजपा से ही अपनी तैयारी कर रहे हैं और उसी के लिए लगे हुए हैं। हमारा काम है कार्य करना, पार्टी डिसाइड करेगी किसको टिकट देना है। चलिए, तो हमारे साथ रवि रंजन जी थे। बाढ़ से चुनाव लड़ने की तैयारी है, बीजेपी के सदस्य हैं और बीजेपी से ही चुनाव लड़ने की इच्छा भी है और किस प्रकार से बाढ़ का चहुमुखी विकास हो सकता है, इसको लेकर इन्होंने पूरे डिटेल में बताया कि क्या क्या एक्शन प्लान्स हैं जो वहाँ के लोगों के लिए ये तैयार करके रखे हैं। अगर वहाँ के विधायक बनते हैं तो किस प्रकार से बाढ़ को एक नया रूपरेखा मिलेगा, वो इन्होंने अपने बातों से विस्तार में बताया। तो हम ऐसे ही और भी जो प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में हैं उनसे मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनके मॉडल्स को समझने का प्रयास करेंगे कि वो लोगों के बीच में कैसे खुद को प्रेजेंट करने वाले हैं, क्या कुछ मुद्दे लेकर जाने वाले हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।